श्वेत वसन में जोबन छलका छलका जाए, नील गगन में डुबकी मारे आज घटाएं, श्याम सलोनी छिटक गई चंगोर बदरिया, लहराए इतराए जैसे कारे कारे केश, निर्मोही मन आज कहे चलो पिया के। ये कारे कारे केश, कारे कारे। आपकी तालियां समेत उसमें मिल जाएं तो और भी आनंद आएगा और भी मस्ती आएगी। मैं ठीक हिसाब से निवेदन है कि डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब का स्मृति चिन्ह और सम्मान प्रति देकर देखिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मनोज चंदोला जी से निवेदन है कि वो एक पौधा भेंट करके ये पौधा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी विचारों का समग्र जो चिंतन है, उसका निचोड़ है, वो हमारे माननीय आज के इस लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष महान विभूति डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हैं। अब वो आएँ और अपने विचारों से हमें अभिभूत करें, मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, दो तालियों से उनका स्वागत करें। पुनः स्वागत। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि ये सभागार कितने बजे तक के लिए बुक है, क्योंकि इस सभागार में कई बार मैं यहाँ कार्यक्रमों में बोल चुका हूँ और आमतौर से 8 बजे तक ही बुक होता है, लेकिन 8:15 हो गए हैं। कभी अध्यक्ष को इतना टाइम अध्यक्ष लेता है कि लोग घबरा जाते हैं, और कभी जो है अध्यक्ष के पास समय होता ही नहीं। मैं एक कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहा था, अंतिम वक्ता जब बोल रहे थे तभी वो चपरासी जिसके पास चाबी थी और जिसको ताला लगाना था हॉल में, वो धीरे से आया और मेरे कान में बोला कि सर जो है मुझे ताला लगाना है। अब बताइए, तो अब जब वो बोल चुके तब अध्यक्ष ही वक्तव्य, तो मैंने कहा भाई वो सज्जन आए थे कान में बोल गए हैं कि ताला लगाना है, तो मैं भी अपने मुंह पर ताला ही लगा लूं। तो अजीब अजीब अनुभव होते हैं। त्रिभुवन की इन कविताओं को 3 बार पढ़ा है मैंने। एक बार छपने से पहले, ये पांडुलिपि दे गए थे मुझे, वो कुछ लिखना था, मुझे पढ़ना पड़ा। कविताएं अच्छी भी लगी मुझे, वरना छपने के बाद इसका लोकार्पण एक बार और हो चुका है पुस्तक मेले में, और वहाँ भी मैं था, तो एक प्रति मैं ले गया, तो फिर पढ़ा मैंने। तो लेकिन अब इनका देखकर इनकी भावना, मैंने सोचा कि चलिए तो बोलना चाहिए, चलना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी कुछ बातें बोलूँगा। पंकज बिष्ट जो कह गए हैं वो शायद उतना नहीं हो पाएगा, समय नहीं है। देखिए, अच्छी कविता की मुख्य विशेषता क्या होती है? अच्छी कविता की मुख्य विशेषता है कि वो पढ़ने वाले को या सुनने वाले को सहज ही समझ में आ जाए।
ज़ाहिर जो मैं कह रहा हूं वो इस किताब की कविताओं के बारे में ही कह रहा हूं कि वो पढ़ने से सहज ही समझ में आ जाती हैं। लेकिन इसका दूसरा कारण भी है ये कहने का। जब मैं बनारस में था तो इटली से एक महिला आई थी यहाँ और हिंदी के कुछ कवियों की कुछ कविताओं का वो अनुवाद करना चाहती थी और वहीं BHU के पास रुकी हुई थी। तो अक्सर उनसे मेरी मुलाकात होती थी, कुछ राय मशवरा भी लेती थी। एक दिन मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि मैंने कहा धूमिल और मुक्तिबोध की कविताओं में से सरल कवि कौन है? तो उन्होंने तत्काल कहा मुक्तिबोध। मैं चौंका। मैंने कहा भी मुक्तिबोध सरल कवि हैं और धूमिल दुरूह कवि हैं, जटिल कवि हैं। ये बात मेरे समझ में आई नहीं। तो मैंने कारण पूछा कि क्या कारण है कि आपको धूमिल की अपेक्षा मुक्तिबोध की कविताएं अच्छी लगती? तो कहा मुक्तिबोध की कविताओं में जो शब्द है ना वो शब्दकोश में मिल जाते हैं, डिक्शनरी में वो शब्द मिल जाते हैं। धूमिल ने बहुत से ऐसे शब्दों के प्रयोग किया जो डिक्शनरी में है ही नहीं, मिलते ही नहीं। तो अब डिक्शनरी, हालांकि मुक्तिबोध बहुत बड़े कवि हैं, जटिल हैं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन आम पाठक के लिए कठिन है, ये तो है। यहां पिया का जो अर्थ बताया कवि ने स्वयं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो देश है यहां, और देखिए देश के साथ गांव जोड़ते हैं ना, वो मुहावरा ही चलता है गांव देश। गांव देश से आए हैं, गांव देश जाना है। तो गांव और देश समानार्थी हैं एक तरह से। नागार्जुन ने भी देश का प्रयोग किया है, देश का प्रयोग नहीं किया है। देखिए तो यह जो पिया का देश है वो मूल रूप से प्रकृति, प्रेम और पर्वत। वैसे कवि का मानना यह है कि नदी, झरने, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट दी है, ये सब मिलाकर पिया का देश है। तो अब जब प्रकृति और पर्वत दोनों आ गए जब, तो नदी झरने तो आएंगे, अपने आप समाहित है उसमें, है ना। पहाड़ है तो वहां नदी नहीं होगी, झरने नहीं होंगे, होंगे सब होंगे। और ये जो नदियों और झरनों पर जो कविताएं हैं त्रिभुवन की, इसमें पानी शब्द का प्रयोग न होकर जल शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। जल शब्द का प्रयोग अधिक किया है। मैं सोचने लगा कि पानी क्यों नहीं, जल। तब समझ में आया हम लोग बिंब और प्रतीक की बात करते हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे बिंब हैं जिनके लिए शब्द है आद्य बिंब, यानी आदिम बिंब। आदि में जल था, आदि में जल था। तो जब कवि जल शब्द को रखता है अपनी कविता में, तो वो उस आदि को रख देता है। इसे केवल सहृदय पाठक और सहृदय श्रोता ही समझ सकते हैं। इसीलिए शुक्ल जी ने कहा कि साहित्य का पाठक सहृदय पाठक होना चाहिए। अब सहृदय का मतलब ये नहीं है कि कोई अहृदय भी होता होगा, हृदय विहीन कोई होता होगा, नहीं। सहृदय मतलब जिसके हृदय में पहुंच जाए तत्काल,
अब यहां प्रेम मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं। कृपया ताली ना बजाएं, मैं कहने वाला था बीच में। प्रेम की जब हम बात करते हैं तो हम एक तरफा हो जाते हैं। जैसे कहा भाई ये कविताएं प्रेम कविताएं हैं, तो जो बाकी कविताएं हैं वो अप्रेम कविताएं हैं। क्या है भाई? प्रेम हर कविता में होता है, बगैर प्रेम के कोई कविता नहीं होती। इश्क को दिल में दे जगह ना से, इल्म से शायरी नहीं आती। बहुत इल्म यानी ज्ञान, बहुत पढ़ लिखा महाज्ञानी हो गए आप, कभी नहीं हो सकते। इश्क को दिल में दे जगह ना से, इल्म से शायरी नहीं आती। ये शायद ये संयोग ही है कि हाल ही में पिछले दिनों दोबारा मुझे पंकज बिष्ट का उपन्यास पढ़ना पड़ा, उस चिड़िया का नाम। ये संयोग ही है, पहाड़ पर है पूरा उपन्यास, पर्वत पर, पहाड़ी जीवन पर, हालांकि शहर भी है। और यह भी शायद संयोग ही है कि मेरी बेटी ने लाकर एक कविता संग्रह दिया अंग्रेजी का, आगा शाहिद अली। ये कश्मीर के श्रीनगर, हालांकि इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, अब अमेरिका में रहते थे, अब मर गए, निधन हो गया। तो कश्मीर पर और हिमालय पर अद्भुत कविताएं हैं अंग्रेजी में। यहां तक कि उन्होंने अंग्रेजी में गजलें भी कही हैं, अंग्रेजी में गजलें। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि इसका क्यों ना अनुवाद करें भाई हिंदी में। हिंदी वाले भी, उसने एक शीर्षक है कविता का, वो शीर्षक ही इतना पसंद है मुझे, 1.5 इंच हिमालय, हिंदी अनुवाद उसका, हाँ, 1/2 इंच हिमालय, 1.5 इंच हिमालय। यानी कश्मीर का है पोएट, तो कह रहा है कि हमको जो हिमालय दिखता है वो 1.5 इंच, 1.5 इंच है, क्योंकि कुछ हिमालय का पार्ट चला गया है, दूर चला गया है, पीओके हो गया है, पीओके हो गया है। तो कभी हमें यह भी बताता है कि हिमालय के कितने रूप हो सकते हैं। और इन कविताओं को पढ़ते हुए पता नहीं क्यों आगा शाहिद अली की कविताएं बहुत मुझे याद आती रहीं, और प्रसिद्ध रूसी चित्रकार रिरिक के हिमालय पर बनाए गए चित्र। कविताओं में चित्र भी है, कई कविताएं इनमें ऐसी हैं जो चित्र बनाती हैं, है ना। पता नहीं क्यों इन्होंने कवि महोदय ने पहली कविता के 2 पंक्तियां सुनाई, उसके बाद बीच का एक 4 लाइन है, ये बीच का छंद छोड़ दिया इन्होंने, अंत के 2 छंद सुनाए। क्यों किया मेरी समझ बात नहीं गई, क्योंकि इस पूरी कविता में यही छंद बहुत अच्छा है, यही अंश बहुत अच्छा है जो नहीं सुनाया है इन्होंने। तो इसमें श्वेत वसन में जोभन छलका छलका जाए, नील गगन में डुबकी मारे आज घटाएं, श्याम सलोनी छिटक गई चंगोर बदरिया, लहराए इतराए जैसे कारे कारे केश, निर्मोही मन आज कहे चलो पिया के। ये कारे कारे केश, कारे कारे, गोरी सोए सेज पर
सर पर डाले केस, चलो खुसरो घर आपने, चलो पिया के देश। देखिए वो पिया का देश खुसरो है, गोरी सोवे सेज पर, सर पर डाली केस, चल खुसरो घर आपने, देर भी स्टेप दिस। मन तो करता है कि यहीं खत्म कर दूं अपना वक्तव्य। एक चीज और बता दूं कि कविता जैसे हम प्रोफेसर रहे हैं, कविता पढ़ाई है मैंने। कविता की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। वो कविता कैसी कविता है जो व्याख्या की मोहताज है। सच्ची कविता व्याख्या विश्लेषण की मोहताज नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कविता की व्याख्या करना उसी तरह है जैसे किसी फूल की पंखुड़ियों को नोच नोच कर उसमें सुगंध ढूंढना, सुगंध ढूंढने की कोशिश। नोच डालिए पूरा फूल, आपको समझ में नहीं आएगा इसमें खुशबू कहां से आ रही है। तो वो तो साहब बगैर नोचे ही सूंघिए आप, तभी आनंद आएगा उसको, है ना। तो वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा। परवीन शाकिर कैसे। अब एक कविता में क्या क्या होना चाहिए? तीन तत्व, रूप, रस और गंध। रूप सौंदर्य है कविता का, और ये शब्दों से आता है। ये देखना होता है कि कवि ने कौन सा शब्द लिखा है वहां। जैसे पानी नहीं लिखा, जल लिखा, सुंदर लग रहा है, पानी गड़बड़ कर देता। ये रूप है। रस है आनंद, आनंद। और ऐसा नहीं है कि दर्द भरे वर्णन में भी आनंद ना हो, उसमें भी आनंद होता है। पीड़ा में आनंद भरा है, जयशंकर प्रसाद कह गए हैं, मेरी पंक्ति नहीं है, पीड़ा में आनंद भरा। और गंध, गंध का अर्थ खुशबू नहीं है, फीलिंग है, अनुभूति। क्योंकि हम को अनुभूति होती है जब हम सूंघते हैं किसी चीज को। इस कविता को हम सूंघते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं, इसको सूंघते हैं तो गंध मिलती है। गंध ना मिले तो नीरस है कविता, बेकार है कविता। एक बार नागार्जुन को हमने बुलाया जामिया में हिंदी विभाग में, तो कविताएं सुनाने के लिए। मेरे यार अच्छा हुआ कि अपने से कट गया। तो उसने, किसी विद्यार्थी ने बाबा से एक प्रश्न पूछा, कविता क्या है? मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार इतना लंबा लेख शुक्ल जी लिख गए हैं, कविता क्या है शीर्षक से। हाँ, और ये मूर्ख जो है बाबा नागार्जुन से कैसे हिम्मत कर रहा है पूछने की कविता क्या है। तो थोड़ा आंखें मैंने तरेरी, तो बाबा ने मुझे देखा, कैसे कहा, उत्तर दे रहा हूं। तो कहा गांव में मां शिशु की मालिश करती है तेल से, और मालिश करने के बाद उसके कान में 2 बूंद तेल डालती है। यह कविता है। 2 बूंद तेल डालती है, यह कविता है। शहर में एक युवक है, उसके पास एक लड़की का पत्र आया हुआ है, बस स्टॉप पर खड़ा है। बहुत देर तक देखता है, कई नंबर की बसें चली जा रही हैं, उसके नंबर वाली बस नहीं आ रही है। तो सोचता है कि उसकी चिट्ठी पढ़ ले,
जैसे ही चिट्ठी वो खोलता है वैसे उसके नंबर वाली बस आ जाती है, चिट्ठी बंद करके बस में चढ़ जाता है। ये कविता है। तो कविता लिखने वालों को कविता की ये दो परिभाषाएं जरूर याद रखनी चाहिए। धन्यवाद। ये अनुभव बोलता है और सच में आज इतना आनंद आया साहब, मैं प्रणाम करता हूँ और हम सब कृतज्ञ हैं आपके कि अपनी बातों में ही वो इतना हास्य विनोद निकाल के ले गए और सारी बातें हमें समझा गए और जो हमें गहराई अंतर तक उतर गई। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।